गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंस। हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और अब हम उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो चार्ट से रिलेटेड है, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड है। अब क्या होता है, जनरली न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जब हम क्वेश्चन की पढ़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में भी मैं आपको बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, दो समान धातु के गोले 10 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम से आवेशित किए गए हैं और यदि एक दूसरे से संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसे दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जहां हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, है ना, तो टू मेटेलिकल स्फीयर्स हैं। ठीक है, उन स्फीयर्स पे जो फर्स्ट स्फीयर है उसका जो चार्ज है वो है 10 माइक्रोकूलम और सेकेंड जो स्फीयर है उसका चार्ज है -20 माइक्रोकूलम। ओके, और ये दोनों जो चार्जेस हैं अलग अलग रखे हुए थे। इस कंडीशन में इनमें जो फोर्स लगेगा फॉर द फर्स्ट कंडीशन, हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि दो चार्जेस है, स्फीयर्स है, एक का जो चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, सेकंड का -20 माइक्रोकूलम है। दोनों चार्जेस को हमने पहले तो फर्स्ट सिचुएशन में अलग अलग रखे हुए हैं, तब फोर्स कितना होगा। सेकंड में हमने क्या किया है, इन लोगों को पास में कांटेक्ट में लेके आए। ठीक है, हमने चार्जिंग मेथड्स जो पढ़े थे उसी में जो सेकंड मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें चार्जेस हाफ ऑफ हो जाते हैं, वही सिचुएशन इसमें काम में आएगी। तो ये जो चार्जेस हैं इनको हमने दोनों को पास पास में रखा है। देन फिर वापस उसी दूरी पर, जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों की डिस्टेंस r है, तो r डिस्टेंस पर ही हम इन्हें वापस रख दे तो सेकेंड वाली सिचुएशन में जो फोर्स होगा F2, है ना। तो इन दोनों फोर्सेस का F1 और F2 का हमें रेशियो निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। टू मेटेलिकल सरफेसेस है, 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम, दोनों चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, एक 10 माइक्रोकूलम से और एक -20 माइक्रोकूलम से। दिस इज द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज द सेकंड स्फीयर। फॉर्मूला वही है कूलम्ब्स लॉ वाला, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो फर्स्ट स्टेज के लिए F1 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो हमें पता चल गया कि अभी हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम एंड वैल्यू ऑफ Q2 विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। R हमें पता नहीं है पर निकालने की जरूरत भी नहीं क्योंकि हमें रेशो निकालना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बलों का अनुपात निकालना है, इसलिए हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो K है वो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए वैल्यू हो जाएगी K, Q1 is 10, Q2 is -20 upon R²। This is F1। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, हम जब सेकेंड कंडीशन निकाल रहे हैं उसमें क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया, इन गोलों जो गोले हैं जो स्फीयर्स इनको पास में रखा तो ये 10 और -20 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे और आधे आधे दोनों में बढ़ जाएंगे क्योंकि ये कंडक्शन मेथड है, चालन द्वारा विधि है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे मिक्स हो गए, मिक्स होते टोटल चार्ज कितना हो गया 10 -20 क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जब आवेशों को जोड़ा जाता है तो सिंपल जब अलजेब्रा के जैसे जोड़े जाते हैं, है ना, वैसे जोड़े जाते हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 10 -20। ठीक है, ये कितना हो गया -10। अब ये क्या करेंगे, दोनों आधा आधा ले लेंगे इस चार्ज को, तो इसके पास भी 10 का हाफ क्या हो जाएगा -5। तो फर्स्ट वाले गोले के पास भी हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम और सेकंड वाले गोले के पास भी हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम। -5 क्यों, 10 -20 करोगे -10 आएगा, -10/2 इज इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम। अब सिंपल हमें इसमें वापस अपना लॉ लगाना है। क्या लॉ था हमारा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। पर सेकेंड कंडीशन के लिए हमारे पास हो जाएगा Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश इज इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम। जो यहाँ पे 10 और -20 था वो हो गया -5 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस उसी डिस्टेंस पे वापस रखना है तो R विल बी इक्वल टू R। सो द फॉर्मूला इज F2 =
के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है, वैल्यू रख दो। के तो सेम रहेगा, -5 अपॉन आर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, दोनों ही सिचुएशन के लिए, दोनों ही अवस्थाओं में बल का अनुपात याद कीजिए, तो F1 बटा F2 निकालना है। तो यहाँ हम कर लेंगे इसी को वापस, ये मैं चित्र मिटा रही हूँ यहाँ से, यहाँ वैल्यू जाएगी F1:F2 बराबर, अनुपात कैसे निकालते हैं, सिंपल, इसमें इसका भाग देना, तो K tan -20 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू K, अच्छा करेंगे, हाँ नहीं कर देते, K -5 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, tan इंटू -20 अपॉन -5 इंटू -5, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो क्या जाएगा 8:1, अनुपात क्या हो जाएगा 8:1। वापस देख लीजिए, एक धातु का गोला था, वापस हमको जो बोले थे पहली वाली कंडीशन के लिए F निकालना था, F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और सेकेंड वाली कंडीशन में हमने क्या किया, उन दोनों गोलों को पास में रखा और फिर उनको दूर कर दिया। पास में रखा तो क्या होगा, चार्जेस इधर से उधर जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो दोनों का हमने क्या निकाल लिया, एवरेज। यहाँ पर हमने क्या निकाला, औसत। तो औसत चार्ज कितना हो गया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, है ना, डिवाइड बाय 2, तो -10/2 इज -5 माइक्रोकूलम, और हमने वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया F2 का और दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए बी पर समान आवेश Q है। त्रिभुज के शीर्ष C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के A B वर्टिसेस पे 2 चार्जेस है Q, और C जो वर्टिसेस है उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज A B एंड C। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, भुजा कितनी है, A, तो दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और तीनों जो एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये चार्जेस जो रखे हुए हैं, A पर भी Q चार्ज रखा हुआ है और B पर भी Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसके कारण जो ये C पॉइंट है हमारे पास, इस C पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो यहां अगर हम देखें, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और सुपरपोजिशन हमने पढ़ा है, तो क्या प्रिंसिपल पढ़ा है, E = E1 + E2 + E3। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उन सबको हमें सम करना होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन AC के टुवर्ड्स होगी, ठीक है, और B के कारण BC के टुवर्ड्स होगी, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। तो हम जब अलग अलग डायरेक्शन होगी, जैसे हम डायरेक्शन निकालें तो वो इस तरीके से होगी, ये होगा E2 और ये होगा E1। क्यों, इसके से पॉजिटिव चार्जेस है तो इसकी तरफ होगा तो E2 और इसकी तरफ होगा तो E1। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। अब हमें क्या निकालना है, E1 और E2 अगर हमारे पास दो कोई भी वेक्टर्स मान लेते हैं, क्योंकि ये वेक्टर्स ही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर के लिए हमने लास्ट क्लास में, मतलब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालते थे, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ना, 2 सदिशों का परिणामी सदिश R = √p² + q² + 2pq cos थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर R क्या है, रिजल्टेंट E जो हमें EC निकालना है C पॉइंट पे, एंड p² = E1²। ठीक है, फर्स्ट वाला
जो ए पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो, एंड क्यू स्क्वायर इज E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं। अब E1 और E2 की वैल्यू कैसे रखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ यहाँ पर हमें E1 और E2 की वैल्यू किस तरीके से रखेंगे, तो E के लिए जनरल जो हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हम E1 निकाल लेते हैं। तो E1 इज इक्वल्स टू KQ है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्यों है, R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर है। सिमिलरली E2 भी इतना है KQ अपॉन A स्क्वायर, सेम है दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम EC कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे E1 स्क्वायर मतलब K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस अगेन K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A रेज टू 4 लिख देते हैं, जब कंफ्यूज नहीं होता। ओके, प्लस 2 E1 E2 मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A रेज टू 4, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती कितनी होती है 1/2, हाफ से हाफ कैंसिल। अब ये कितनी बार हो गया 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं, देखो √3 KQ अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर कॉमन अगर आप लेके देखें तो कितना आ जाएगा KQ, अगर अंदर ही कॉमन है K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A रेज टू 4, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 KQ अपॉन A स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू दीज टू चार्जेस Q एंड Q एट द अदर वर्टिसेस। ओके, तो ये हुआ बिंदु शीर्ष C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Our next question is, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से वायुओं में लटकाया जाता है। डोरियां एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तो वही कोण रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। सुनने में क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा होगा आपको, पर एक बार पहले इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे हमने दो डोरियां दी हैं, ठीक है, दो डोरियों को इस तरीके से बांध लिया। अब दोनों डोरियों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब डोरी, जब भी हम डोरी को किसी भी चीज से यहाँ ऊपर की तरफ किसी भी चीज से बांधते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, तनाव बल, टेंशन फोर्स लगता है, और टेंशन फोर्स हमेशा जहां से बांधा जाता है उस तरफ लगता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा जो सिस्टम था, दो डोरियां जिसमें 30 डिग्री का एंगल है, अब उसको हमने किसी भी लिक्विड में ले जाकर डुबो दिया। डुबोने से क्या होगा कि जब भी लिक्विड होता है तो उसमें जो पहले से जो फोर्सेस लग रहे थे सिस्टम में वो तो लग ही रहे हैं, पर बायोट फोर्स और प्लावन बल भी लगेगा। ठीक है, और प्लावन बल जो होता है वो बैलेंस करता है फोर्स, वो ऊपर की तरफ लगता है, और हमारा जो फोर्स होता है वो नीचे की तरफ लगता है, जो वेट। ठीक है, तो उन दोनों कंडीशन को देखते हुए हमने जिस लिक्विड में उस सिस्टम को डाला है, उस लिक्विड का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब उस द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करना है जिस पानी में हमने उसको डाला है। पानी नहीं, जो भी द्रव दिया उसमें डाला है, उस द्रव का पदार्थ का घनत्व, जो द्रव का जो घनत्व है, सॉरी, है ना, उसका घनत्व 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो गोला जिस पदार्थ का बना हुआ है ना, जो हमारा गोला जिस पदार्थ का बना हुआ है, दो गोले हैं, वो है, उसका घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब इसका डायग्राम देख लीजिए आप। जैसे यहाँ से हमने इसको बांधा है, यहाँ पूरा एंगल थीटा डिग्री, हम पहले फर्स्ट सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं ना, फॉर फर्स्ट सिचुएशन कौन सी, फर्स्ट केस कौन सा वाला, जब हमने उसको हवा में लटकाया हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल, पूरा एंगल 30 डिग्री है। अगर इस पूरे एंगल को हाफ कर दे तो ये भी θ/2 हो जाएगा और ये भी θ/2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो अगर हमें इससे लटका रखा है तो यहाँ टेंशन फोर्स लग रहा है तो वो ऊपर की तरफ लगेगा। ये जो फोर्स है Fe है ना,
दो जो गोलों को लटकाया है वो कौन सा फोर्स लगेगा, धातु के गोले हैं उनमें चार्जेस होगा, तो जो हमारा कूलाम फोर्स है वो लगेगा। और जो गोले का जो वेट है वो डायरेक्टली हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ होता है, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब हमें क्या करना है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसको ऐसे देख लेते हैं फिर से, ये t इधर जा रहा है, Fe इधर आ रहा है और mg इधर आ रहा है, तो हमें यहाँ कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा फोर्स किसके बराबर है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था, वियोजन है ना, घटक निकाले थे बल्कि, तो इसी तरह से हमारा जो t है अगर हम उसके अगर अलग अलग कंपोनेंट्स निकाले, तो अगर ये एंगल θ/2 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी θ/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि z बन रहा है अल्टरनेटिव एंगल्स, एकांतर कोण, ये z है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, t cos θ/2, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, t sin θ/2। अब देखो t cos θ/2 बैलेंस हो रहा है mg से और t sin θ/2 बैलेंस हो रहा है Fe से, तो पहले इन दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। और यही इक्वेशन सेम अगर हम उसको जब द्रव में डुबोएंगे उसके लिए लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम जैसे द्रव के घनत्व, द्रव में जो बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, जो भी हमने लिक्विड लिया है, क्या होता है कि किसी भी द्रव को जब उसमें हम जब किसी भी सिस्टम में हम मीडियम जब चेंज कर देते हैं तो उसके लिए उसका परावैद्युतांक जो होता है उसे हम किससे नोट करते हैं, एप्सिलॉन से। अगर हम उस माध्यम के लिए नोट करें तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में, कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी थी, ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी इक्वेशन से। यहाँ देखिए आप कौन सा फोर्स इससे इक्वलाइज हो रहा है, t sin θ/2 किसके बराबर हो गया, Fe के, और t cos θ/2 जो है वो किसके बराबर हो गया, mg के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। थोड़ा हमें हमारा 11th वाला भी कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसीलिए तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करें, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, tan θ/2 इज इक्वल्स टू F/mg, ठीक है। Fe है तो हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, kq² अपॉन r² mg, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमने फर्स्ट सिचुएशन के लिए निकाल लिया। अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन क्या है कि हम इस सिस्टम को लेके जा रहे हैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर लेके जाएंगे तो बायोट फोर्स लगेगा, है ना, उत्प्लावन बल, तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे। ये डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो सेकंड केस यही कर लेते हैं, इसके आगे अब जो इफेक्टिव फोर्स होगा उस बॉडी का वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट ऑफ स्फीयर। हमने स्फीयर लिया है, स्फीयर का इफेक्टिव वेट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमने इस पूरे सिस्टम को डाल दिया, ये पूरा जो गोले वाला जो सिस्टम था उसको अंदर डाल दिया, तो इसका फोर्स mg लग ही रहा था, ठीक है। अब mg लग रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक फोर्स और लग रहा है, mg तो लग ही रहा है, mg तो लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा है हमारा Fb, बायो फोर्स, ठीक है। तो दोनों इक्वलाइज होंगे तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस Fb, ठीक है। अब Fb कितना होता है, तो अगर आपको लास्ट वाली क्लास से अगर थोड़ा ध्यान में हो तो Fb होता है हमारे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वॉल्यूम और डेंसिटी के लिए जो हमारा वॉल्यूम और डेंसिटी कितना लिखेंगे वो देखो, जैसे हमारा F जो होता है Fb, F क्या होता है जनरली n इंटू जी, है ना, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम किसका और डेंसिटी किसकी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, Fb इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज तो है लिक्विड, देखो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, सब्सटेंस जो है गोले वाला उसका जो डेंसिटी है 1.6 है, और जो हमारे पास लिक्विड है उसकी डेंसिटी 0.8 है, ठीक है। तो हमें जो स्फीयर है, स्फीयर का तो लेना है वॉल्यूम
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, बायोट फोर्स के लिए, जो आपने लास्ट क्लास में भी किया होगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू टी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। वॉल्यूम कितना होता है हमेशा, मास अपॉन डेंसिटी, है ना, क्योंकि हमने इसके लिए फॉर्मूला लिख ही देते हैं, है ना, मास अपॉन डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.8 इंटू जी। तो मास की वैल्यू तो हम जनरली यहाँ पर भी एम ही यूज करें तो यहाँ भी एम यूज करेंगे, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एम अपॉन डेंसिटी कितनी है स्फीयर की 1.6, फ्रॉम हियर द डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.6, यहाँ लिख देंगे m अपॉन 1.6 इंटू 0.8 इंटू जी। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा m/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, सॉरी mg/2, है ना, ये 0.8 1.6 से कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी mg/2। तो अब इस वाले केस में भी तो हमारे पास वापस यही फोर्स लगेगा जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे फिर, इसको यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड केस ही हमारा अभी चल रहा है। सेकेंड केस में एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू, है ना, के क्यू स्क्वायर होगी इसकी वैल्यू, और एप्सिलॉन जो हमें परमिटिविटी जो हमें कैलकुलेट करनी थी, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर, सॉरी, और इसके लिए सेम tan θ/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan θ/2 विल बी इक्वल टू एफ ई, हमारे पास ई का ही आएगा, ठीक है, और के क्यू स्क्वायर, देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, tan θ/2 इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, पर वेट की जगह अब हम कौन सा वेट यूज करेंगे, ये वाला जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है ना। तो यहाँ फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, के क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन एम जी की वैल्यू में पूरी इस तरीके से लिख रही हूँ, एम जी विल बी इक्वल टू एम जी माइनस mg/2, है ना, हमने ये कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू mg/2 वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर mg/2, तो mg/2, ये इक्वेशन नंबर 4। अब ये भी tan θ/2 है और ये भी tan θ/2 है, बिकॉज हम कह रहे हैं कि एंगल सेम रहेगा, अगर हम उसे किसी भी सिस्टम में लेके जा रहे हैं तो एंगल में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, तो बस इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं, है ना। यहाँ पे है के क्यू स्क्वायर, तो कंपेयर आप सिमिलरली कर सकते हैं, ये तो मैं वहां कर देती हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर एम जी इंटू 2, तो एम जी से एम जी कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के क्यू स्क्वायर से के क्यू, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस ढंग से समझना, तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसका इस साइड को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हैं, वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए, Q इज इक्वल टू 0.02 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की साइड वाले स्क्वायर के सेंटर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, देखो ऊपर तो रखा हुआ -2q A पर, +2q B पर, -q C पर, +q
डी पर, ठीक है। और ये अलग अलग चार्जेस है, और ये जो सेंटर पॉइंट है उस ये वाला जो ओ पॉइंट है उस पर हमें इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है और ये भी माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ओ ए की डायरेक्शन में होगा, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ओ सी की डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से जो प्लस क्यू, टू क्यू और इसकी बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो सबसे पहले जब ये इसको आप अगर देखेंगे तो ये कैसे है, माइनस टू क्यू और माइनस क्यू, तो पहले हम डायगोनल इसको सॉल्व करेंगे, है ना, कि ए पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक, एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और सी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। अब अगर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, ए है, तो इसका डायगोनल कितना होगा, विकर्ण कितना होगा, ए रूट। इसका डायगोनल कितना होगा, ए बाय रूट, है ना, इसका डायगोनल होगा ए बाय रूट 2। अब इसके बाद हमें निकालना है E1, अगर हम निकालें, है ना, E1 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम O टू ए, इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला हमारे पास है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू की जगह माइनस टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह, अभी हम इसकी वैल्यूज नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट में वैल्यूज रखेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो k माइनस टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे a बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, माइनस टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस 4k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम सी पॉइंट के लिए निकालें, E2 नाम दे देते हैं, चलो E3 नाम दे देते हैं, उसकी डायरेक्शन OC की तरफ होगी, के क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज सेम ए बाय रूट 2, क्योंकि सारे डायगोनल में हमने सबकी वैल्यू को हाफ किया है ना, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, है ना, इसलिए हमने ए बाय रूट किया है, रूट किया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना। डायगोनल की वैल्यू तो ए रूट 2 ही होती है, फिर अगर हमें हाफ करना है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी विल बी ए रूट 2 अपॉन 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए बाय रूट 2, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, ओके। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू अपॉन, इसी का वापस स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर और ऊपर 2, तो 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, इसकी डायरेक्शन तो ए की तरफ है और इसकी डायरेक्शन सी की तरफ है, दैट मीन्स कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, E1 माइनस E3 इज इक्वल्स टू माइनस ठीक है, माइनस 4k क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और इसे हम अगर सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ले गया अब ये, ठीक है। ये वैल्यू होगी। अब इसी तरीके से हम ओ बी और ओ डी डायरेक्शन के लिए भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ कितनी वैल्यू आएगी। तो अगर आप खुद इसे सॉल्व करोगे तो सेम इसी तरीके से वैल्यू आएगी, बस यहाँ प्लस आ जाएगा दोनों में, ठीक है। तो वो बी के लिए वैल्यू हो जाएगी इसकी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसे, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं E2 विल बी, किधर डायरेक्शन होगी, बी से ओ की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी
4KQ/A² और E4 की वैल्यू हो जाएगी 2KQ/A², है ना। तो इसकी डायरेक्शन BO की तरफ होगी और उसकी डायरेक्शन ODO की तरफ होगी। तो जो जो ज़्यादा डोमिनेंट हो गया उसकी वैल्यू होगी। सिमिलरली हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ E2 माइनस E4 विल बी इक्वल टू 2KQ/A²। ठीक है। अब फिर से हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो सेंटर तो है यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन तो ऐसे जा रही है, डोमिनेंट वाली एक डायरेक्शन तो इस तरीके से आ रही है और एक डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है ना। तो हमारे पास अब इस वाले फील्ड को हम लेके चल रहे हैं डायरेक्शन वाइज, है ना। तो हम ये जानते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने अभी पहले क्वेश्चन जो किया था E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा, सिमिलरली हमें इसे भी सॉल्व करना है उसके लिए। ठीक है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो चारों जो फील्ड्स का होगा, एक तो फील्ड ये हो गया हमारे लिए, ठीक है। चारों में से हमने क्या दो भाग में बांट दिया। अब हमारे पास दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो है OA की तरफ और एक है BO की तरफ, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू, ऊपर वालों की वैल्यू ज्यादा है इसलिए। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए, जैसे ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का हम रिजल्टेंट निकालेंगे बाय द फॉर्मूला R = √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर लें। E = √E1², फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या थी 2KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस E2² 2KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 इज 0, है ना। तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली हम इसकी वैल्यू रख लेंगे, फाइनल वैल्यू आ जाएगी इसकी 4K² Q²/A⁴ प्लस 4K² Q²/A⁴। तो वैल्यू आ जाएगी 8K² Q²/A⁴। अंडर है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो वापस वही आ जाएगी वैल्यू KQ² KQ/R² की जगह A² और रूट में 8। अब K और Q की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, है ना। K की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 × 10⁹ Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.02 और A² की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4 एंड √8 को भी हम 4√2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 4√2, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी 9√2 × 10⁵ ओके। हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको वैसे लिख सकते हैं 2 एक सेकेंड √2 × 10⁵ यहाँ पर हमने माइक्रोकूलम है × 10⁻⁻6 लिखा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। इसकी आगे वाली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करेंगे। जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के, उन्हीं को सॉल्व किया जा रहा है, अनसॉल्व को। और जो इजी न्यूमेरिकल्स जो आप कर सकते हैं वो आप इजीली बाय फॉर्मूला अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।